नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत है। ये हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का सेकंड वीडियो है। इसके अंदर हम कुछ और प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अलग अलग तरह के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी, जिनको रटने नहीं और समझने के कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझें तो मेरे को लगता है कि वो आपके लिए बहुत आसान होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। तो देखिए, चीज़ों को ग्रेडेड मैनर में डालना या उनका सही तरह से सिलेक्शन करना, वो एक टीचिंग को या आप कह सकते हैं एक लर्नर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। किस तरह से? तो हमने बोला कि टीचर हैज़ टू सेलेक्ट मटेरियल फॉर हिज टीचिंग। तो वो मटेरियल जो है वो हमारे पास सही होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे हमारे पास जो टीचर है वो अगर स्कूल्स के अंदर या जहाँ पे भी पढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर अगर टीचिंग मटेरियल को सही से सेलेक्ट ना करें, वो अगर ऑथेंटिक ना हो, वो सड़क छाप गाइड्स हो या फिर राजा पासबुक जैसी चीज़ें हो, तो बिल्कुल आप ये समझ के चलिए कि जो पूरा लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही बेकार और बहुत ही अजीब सा हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑथेंटिक राइटर्स, रिसर्च पेपर्स, उनके थ्रू जो है एक टीचर को जाना चाहिए। इट मीन्स पुटिंग लैंग्वेज आइटम्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी जो हमारे पास लैंग्वेज आइटम्स है उनको प्रेजेंटेशन के लिए जो है स्टेप वाइज रखना, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चीज़ों को ग्रुप में डालना और उनको सीक्वेंस में डालना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि लैंग्वेज आइटम्स को प्रेजेंटेशन के ऑर्डर में डालने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रुपिंग की और सीक्वेंसिंग की। अब ग्रुपिंग क्या होता है साथियों और सीक्वेंसिंग क्या होती है? तो ऑब्वियसली बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि चीज़ों को ग्रुप में डालना और चीज़ों को सीक्वेंस में डालना, जो भी मटेरियल हमारे पास है। अब ग्रुपिंग क्या होता है कि सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, जैसे जो ग्रुपिंग है उसमें सबसे पहला पार्ट लैंग्वेज की है, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो सिस्टम ऑफ लैंग्वेज क्या है? फोनेटिक है, लेक्सिकल, ग्रामेटिकल और सिमेंटिक। तो ये हमारे पास साउंड से रिलेटेड या स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड जो चीज़ें हमारे पास है उसको जो है उस लैंग्वेज के सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरह से समझना, उसको बहुत ही स्टेप वाइज रखना, स्ट्रक्चर्स को रखना कि हाउ द सिलेक्टेड आइटम फिट इनटू ईच अदर। जो भी आइटम सेलेक्ट किए गए हैं, जो भी स्टडी मटेरियल सेलेक्ट किए गए हैं, वो एक दूसरे में सही से फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते, उनके बीच का जो रिलेशन है वो सही से समझाया है कि नहीं समझाया है, वो एक दूसरे से कैसे अलग है, उनके अंदर सिमिलरिटीज़ क्या क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में समझाना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साउंड्स इनटू वर्ड्स, वर्ड्स इनटू फ्रेजेस, फ्रेजेस इनटू सेंटेंसेस एंड सेंटेंसेस इनटू कंटेक्स्ट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है कि जो फोनेटिक्स है वो क्या आपको सिखाती है? साउंड्स। साउंड्स को आप वर्ड्स में चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि एक वर्ड्स के अंदर अलग अलग तरह की साउंड्स होती है। फिर वर्ड से आप फ्रेजेस बना दे रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेजेस से आप सेंटेंसेस बना दे रहे हैं, और सेंटेंसेस से जो है पूरा का पूरा संदर्भ, यानी किस बात को आप सेंटेंसेस के थ्रू रखना चाहते हैं, इसके बारे में आप बात करते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट है ग्रुपिंग का, कि ग्रुपिंग आप किस तरह से करते हैं चीज़ों की। अब सीक्वेंसिंग क्या चीज़ होती है, इसको भी समझना ज़रूरी है हमारे पास। तो सीक्वेंसिंग मीन्स ग्रेडिंग और व्हाट कम्स आफ्टर व्हाट, यानी एक सीक्वेंस होना ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्रामर की अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो आप नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे, नाउन और प्रोनाउन पढ़ने के बाद आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे। अगर आप नाउन से पहले अगर प्रोनाउन पढ़ते हैं तो बहुत ही अजीब सी सीक्वेंस बन जाती है, क्योंकि नाउन को पढ़े बिना प्रोनाउन नहीं पढ़ा जा सकता। सो यही है कि क्या चीज़ पहले आएगी, क्या चीज़ बाद में आएगी, इसकी सीक्वेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर शुड बी ए सीक्वेंस इन अरेंजमेंट्स ऑफ साउंड, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड मीनिंग्स। यानी हमारे पास जो है सीक्वेंस होनी चाहिए किसकी? उनके अरेंजमेंट की, किसकी? साउंड्स की, वर्ड्स की, फ्रेजेस की या फिर उनके मीनिंग्स की। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स फर्दर स्टेप्स। अब ये जो सीक्वेंसिंग या ये जो ग्रेडेशन का और सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर कुछ और स्टेप्स भी है हमारे पास, तो दिमाग में रखना है। वो पहला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई भी चीज कितने समय बाद आएगी। जैसे द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नॉर्मली यूज्ड, यानी कोई भी स्ट्रक्चर को आप कितने समय बाद किस फ्रीक्वेंसी में यूज कर रही है। सिलेक्शन और ग्रेडेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है साथियों।
टीच एबिलिटी स्ट्रक्चर्स विच आर इजी फ्रॉम टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे स्ट्रक्चर जो टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी से सिखाए जा सकते हैं, समझाए जा सकते हैं, वो हमारे पास टीच एबिलिटी के अंदर आता है। फिर एप्लीकेबिलिटी कि किस तरह से वो चीज़ें एप्लीकेबल हो जाती है, चीज़ों को किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, इन हाउ मेनी कॉन्टेक्स्ट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज एप्लीकेबल और हाउ फार इट इज प्रोडक्टिव। नहीं, कोई भी स्ट्रक्चर को समझाया गया उसको किन किन सिचुएशंस में एप्लीकेबल किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, और वो कितना प्रोडक्टिव हो सकता है। कवरेज यानी ये आप सिलेक्शन आप कर रहे हैं, ग्रेडेशन आप कर रहे हैं, सिलेक्शन के अंदर जो है आप स्टेप वाइज ग्रुपिंग और सीक्वेंसिंग कर दे रहे हैं, लेकिन उस ग्रुपिंग के अंदर भी फिर आपके पास छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, या फिर सीक्वेंसिंग के अंदर भी छोटे छोटे जो पॉइंट्स आते हैं, उसमें आप किस तरह से कवरेज करते हैं चीज़ों को, यानी हाउ मेनी डिफरेंट मीनिंग एन आइटम कैन कन्वे, यानी आपने एक चीज़ को समझाया और उसके बहुत सारे पोर्शन जो है, अलग अलग तरह के पोर्शन जो है उनको किस तरह से समझाया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ग्रामर सेक्शन को लेते हैं, उससे आसानी से आप लंबे समय से जो है आप परिचित है, तो आप समझ सकते हैं कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, एक सकारात्मक बनाया। अब सकारात्मक से नकारात्मक कैसे बना सकते हैं, नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, सकारात्मक से आप इंटरोगेटिव कैसे बना सकते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बना सकते हैं। तो वो एक स्ट्रक्चर आपने समझा दिया कि अगर आपको नकारात्मक बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब की बात नोट लगाइए, इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख लीजिए, है ना। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर तरह का स्ट्रक्चर आपने समझा दिया और ये बहुत ही प्रोडक्टिव है ना। तो इसका कवरेज बहुत बड़ा है, क्योंकि किसी भी तरह के सेंटेंस का नेगेटिव आपको बनाना है, अफर्मेटिव का नेगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, राइट। सो यही हम समझाना चाह रहे हैं कि वो किन चीज़ों में एप्लीकेबल है, उसकी कितनी वाइड रेंज है और उसकी लर्न एबिलिटी क्या है। यानी कोई भी चीज़ आपने जो है कहीं कहीं सिखाई है स्टूडेंट्स को, तो हाउ फार एन आइटम इज इजी टू लर्न, यानी कोई भी आइटम जो है कितना आसानी से जो है सीखा जा सकता है। ये सिलेक्शन और ग्रेडेशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारे पास प्ले करता है। तो ये हमारे पास था सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन वाला पॉइंट साथियों, कि आपको स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसको अलग अलग पार्ट्स में ग्रेड करना पड़ेगा, आपको जो है वो किस तरह की कवरेज देता है, वो किस तरह की लर्न एबिलिटी को डेवलप करता है, किस तरह की टीच एबिलिटी को डेवलप करता है, उसकी सीक्वेंसिंग क्या होनी चाहिए, वो कौन सी चीज़ पहले आनी चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में आनी चाहिए, सारी चीज़ें जो है हमारे पास सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन के प्रिंसिपल में आती है, जो सीखने के लिए एज ए लर्नर, एज ए टीचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन के उभरता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के अंदर, और स्पेशली इंग्लिश की बात करें हम तो। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, एक ऐसा प्रिंसिपल जो बिल्कुल जो है जिसकी थ्योरी से पहले हमारी खुद की समझ है कि कोई भी काम को अगर हम करना चाहते हैं और उसके लिए अगर मोटिवेशन नहीं है, उसके लिए अगर प्रॉपर तरीके से मोटिवेशन नहीं है, तो मेरे को लगता है कि उसको आप हम जितनी हमारी कुव्वत है, जितनी हमारी क्या कह सकते हैं कि आप हमारे अंदर जितना पावर है या जिस तरह की इंटेलिजेंस है, उसको पूरा यूज़ कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन में क्या है कि मोटिवेशन इज अ सुपर हाईवे टू लर्निंग, सुपर हाईवे लर्निंग का। लर्निंग इंग्लिश इज अ पेनफुल प्रोसेस एंड गिव्स कंसिडरेबल मेंटल स्ट्रेन टू द लर्नर। यानी कोई भी नई भाषा, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं करते, एक ऐसी भाषा जो आपको पहले नहीं आती थी, उसको सीखना जो है वो कहीं कि एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। इतना ज़्यादा भी नहीं है, डोंट वरी, लेकिन एक नया जो चीज़ हमारे सामने निकल के आती है वो थोड़ी पेनफुल होती है और लर्नर को थोड़ा स्ट्रेस ज़रूर देती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सालों से बहुत सारे लोग अंग्रेजी में कहीं कहीं दिक्कत करते हैं। टीचर शुड ट्राई हिज बेस्ट टू रिड्यूस द स्ट्रेन बाई मेकिंग यूज ऑफ पिक्चर्स, मॉडल्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम। अब ऑब्वियसली जो है किसी चीज को आसान बनाने के लिए आप अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं। जब आप अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं तो उसमें जो है हमारे पास टीचर को बेस्ट अपनी कोशिश करनी चाहिए, अलग अलग मॉडल्स तैयार करके, पिक्चर्स का प्रयोग करके, या फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जिनकी हमारे पास बात चल रही थी, कॉन्क्रीटनेस जिसकी बात कर रहे थे हम कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ हम जाते हैं, नोन टू अननोन की तरफ जाते हैं हम।
तो वहां पर जो है ये चीजें आसान बनाती है और बच्चे के ऊपर जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है। प्ले वे मेथड कैन बी डिमिनिश रिमूव द डलनेस एंड मोनोटनी ऑफ द क्लासरूम, यानी कहीं न कहीं बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना, उनके साथ उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो गेम्स छोटे छोटे बनते हैं वो कहीं न कहीं खेलना, तो उससे जो है क्लासरूम में डलनेस नहीं बनी रहेगी। जो डलनेस है वो पूरी तरह से जो है खत्म हो जाएगी, या फिर आप उसको रिमूव कर सकते हैं, आप बहुत हद तक उसको कम कर सकते हैं और बच्चा और इंडल्ज होगा। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब आप इस तरह की एक्टिविटीज़ क्लासरूम में करते हैं जिनसे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को आप जो है डिस्कस करते हैं और बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करना जब शुरू कर देता है तो वो ऑब्वियसली मोटिवेटेड फील करता ही है, क्योंकि जब आपके साथ वो उस एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना शुरू हो जाता है बच्चा, तो बिल्कुल आप जिस तरह से उसको मोटिवेट करना चाहते हैं आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। कोरिलेशन बिटवीन लेसन्स मस्ट बी नेसेसरी, यानी जो लेसन्स के बीच में जो कोरिलेशन है उसको ज़रूर और ज़रूर समझाया जाए ताकि बच्चे को पता चले कि ये क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर्स शुड बी अब्रप्टिंग एंड इंटरेस्टिंग, यानी जो चैप्टर्स है उनका इंट्रोडक्शन कहीं कहीं होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द इंस्पिरेशन शुड लीड द लर्नर टू लर्न मोर एंड मोर विद द ज़ील ऑफ एन इंटीग्रल अर्ज। तो ये जो हमारे पास जो इंस्पिरेशन बच्चे को आप इंस्पायर करते हैं उससे उस बच्चे के अंदर नई नई चीज़ें सीखने का जो पूरा इंस्पिरेशन है वो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बन के निकलता है उस सब्जेक्ट को सीखने के लिए, स्पेशली अगर इंग्लिश की बात करें हम। अब जैसे ये मोटिवेशन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक बच्चे को जब भी मोटिवेट करते रहे कि वो क्यों पढ़े और उस मोटिवेशन में सिर्फ हम ये बोले कि अच्छे मार्क्स आएंगे या फिर आपकी जो मार्कशीट होगी उसमें अच्छे मार्क्स होंगे, सिर्फ ये मोटिवेशन हमेशा सिर्फ यही डाला जाए तो मेरे को लगता है कि बहुत ही अजीब सा और बहुत बुरा हो जाएगा। मेरे को लगता है हाँ कभी कभी बच्चे को बोलना चाहिए कि हाँ अच्छे मार्क्स आएंगे, दैट्स इट। लेकिन कोई भी चीज़ को आप समझा रहे, चाहे वो चैप्टर हो कोई भी, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, तो उसको समझाने से पहले उसकी महत्ता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपकी लाइफ में कैसे रिलेटेड है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, यू नो। जैसे 10th के बाद बहुत सारे लोग जो 11th में आते हैं तो वो बहुत सारे लोग बोलते हैं साइंस लेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं आर्ट्स लेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कॉमर्स लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ये आता है कि भाई आर्ट्स लेंगे या साइंस लेंगे, तो उसमें पेरेंट्स बोलते हैं साइंस ले लो, उसमें ज़्यादा स्कोप है, बच्चे को समझाए बिना, यू नो। तो बच्चा सिर्फ इतना समझता है कि अच्छा इसमें ज़्यादा पता नहीं कोई जॉब वॉब मिल जाएगी, क्योंकि एक्चुअली साइंस का जितना स्कोप है उतना स्कोप आर्ट्स का भी है, नो डाउट। लेकिन वो हमारे पास जो पॉइंट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट निकल के आता है हमारे पास, कि हमें चीज़ों को पहले से बच्चे के सामने क्लियर करना होता है, यू नो। कहीं की जो भी इंट्रोडक्शन, जिस भी टॉपिक का हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चे के दिमाग में क्लियर हो कि वो ऐसा कर क्यों रहा है या इस चीज़ को क्यों पढ़ रहा है, यू नो। बहुत बार बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसको क्यों पढ़ रहा है वो, या उसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो वो ऐसे ही चीज़ों को ले लेता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है साथियों। इसके बाद में हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन, यानी किस चीज़ का प्रोपोर्शन क्या रहना चाहिए, क्या अनुपात रहना चाहिए चीज़ों का। अब लैंग्वेज इज ए सिस्टम, लैंग्वेज पूरी तरह से क्या है, सिस्टम है साथियों, है ना। इट इज़ एन ऑर्गेनिक होल, पूरी तरह से ये ऑर्गेनिक है, पूरी तरह से हमारे पास नेचुरल चीज़ें निकल के आती है इसमें। जस्ट एज द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ द सेंसेस ऑफ हियरिंग, सीइंग, हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन एटसेट्रा, सो इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज कंपोज्ड ऑफ साउंड्स, वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स। अब देखिए एक लैंग्वेज को एक बॉडी से कंपेयर किया गया है कि जिस तरह से हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग सेंसेस होते हैं, सुनने के, देखने के, फील करने के, या फिर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे लंग्स हो गए, यू नो, इंटेस्टाइन्स हो गई, वेन्स हो गई, उसी तरह ब्रेन हो गया, उसी तरह से लैंग्वेज जो है उसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, साउंड्स, वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो साउंड्स, वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स में पहले क्या आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए, उसको किस तरह से सेट करना चाहिए, ये बात तो हमारी हुई किसमें, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन वाले पार्ट में। बॉडी वर्क व्हेन ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी आर इन प्रॉपर कंडीशन। बॉडी तभी काम करेगी जब सारे के सारे ऑर्गन क्या है, प्रॉपर कंडीशन में, सिंपल सा है।
So an English teacher is expected to devote due time to each of the four aspects of language: study, listening, speaking, reading and writing. तो जिस तरह से हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स जो है अगर वो सही से काम करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी सही से काम करती है, उसी तरह से लैंग्वेज के जो चार बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है साथियों, रीडिंग, स्पीकिंग, या स्टेप वाइज देखें तो हमारे पास जो है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इन चारों पोर्शंस के ऊपर जो है एक टीचर का और एक बच्चे का, टीचर का ध्यान देना और बच्चे का सीखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर ये चारों एस्पेक्ट्स यानी जिस तरह के बॉडी के सारे पार्ट्स अच्छे से काम करेंगे तो पूरी बॉडी अच्छी काम करेगी, उसी तरह से लैंग्वेज के भी ये चारों पार्ट्स अगर बहुत अच्छे से उनके ऊपर काम किया जाता है, अगर उसमें एक्सेल किया जाता है तो बिल्कुल आप बहुत ही बेहतर करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे पास। फिर नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं साथियों तो इसमें बहुत छोटे छोटे जो नेचुरल प्रोसेस क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको अपने आप से कनेक्ट करते हैं कि मदर टंग इज एक्वायर्ड बाय द चिल्ड्रन थ्रू ए नेचुरल प्रोसेस। ये चीज़ तो बहुत अच्छे से आपको पता है कि एक बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते ही उसको कुछ नहीं आता है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर उसको उठा के आप चाइना में भेज देंगे, वहां बड़ा होगा तो वो चाइनीज सीखेगा, अगर इंग्लैंड में भेज देंगे तो वो अंग्रेजी सीखेगा, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन फिर उसका नेचुरल प्रोसेस क्या होता है चीजों को सीखने का, यानी वो बहुत समय तक जो है वर्ड्स को सुनता है, आवाजों को सुनता है, वर्ड्स को सुनता रहता है, सुनते एक वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। तो द फर्स्ट नेचुरल प्रोसेस का पहला पार्ट क्या होता है, लिसनिंग। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या होता है, स्पीकिंग। तो बच्चा वो चाहे गलत बोले, कैसे भी बोले, बहुत सारे शब्दों को आगे पीछे भी बोल देता है लेकिन बोलना शुरू करता है। फिर रीडिंग वाला पोर्शन आता है कि उसको स्कूल में पढ़ाया जाता है रीडिंग करवाई जाती है। जब रीडिंग में थोड़ा अच्छा होता है तब उसको क्या दी जाती है, राइटिंग वाला प्रोसेस, और उससे जो है उसकी मदर टंग बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। स्पेशली ऐसे सारे बच्चे जिन्होंने अपनी मदर टंग सीखी तो है लेकिन उसको वो लिखना नहीं जानते, तो एज ए लैंग्वेज वो कहीं कोई एक अधूरा पोर्शन उनके अंदर रह जाता है। तो जो नेचुरल प्रोसेस है कोई भी लैंग्वेज को सीखने का, जिसमें सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर हम बोलते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, फिर हम लिखते हैं, इस प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दिस प्रोसेस शुड बी अडॉप्टेड इन टेक्निकल सेकेंड लैंग्वेज बी केप्ट इन अ चाइल्ड शुड बी एन एटमॉस्फेयर विच इज़ नेसेसरी टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज। तो एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए ऑब्वियसली ये जो हमारी मदर टंग को जिस तरह से सीखा जाता है, उसी मदर टंग को सीखने का जो तरीका होता है उसी को अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे पास। उसको दिमाग में रखा जाना ज़रूरी है कि जिस तरह से नेचुरल वे से हमने अपनी मदर टंग को सीखा है उसी तरह से एक फॉरेन लैंग्वेज को भी सीखने के लिए उन बेसिक स्टेप्स का ध्यान रखा जाए। इसलिए वो कौन कौन से है कि ड्यू अटेंशन शुड बी पेड टू प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट, यानी जो बोलने का जो एक्सेंट है, एक्सेंट यानी जो लहजा है, और प्रोनाउंसिएशन यानी जो उच्चारण है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि वो स्पीकिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पीच हैबिट, हमारे पास स्पीच हैबिट का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है समय टू समय। लाउड रीडिंग में भी एम्फेसाइज्ड देन साइलेंट रीडिंग। कहीं ना कहीं आपको अगर अपने स्पोकन वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो वहाँ पर आप लाउड रीडिंग को जो है आप ज़्यादा जोर दे सकते हैं क्योंकि उससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी जो है बेहतर होगा, इंटरेस्टिंग होगा। नॉलेज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू डेली लाइफ शुड बी गिवन, यानी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है उनका नॉलेज भी जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका नॉलेज दिया जाना चाहिए ताकि आसपास की चीज़ों के लिए बहुत सारे वर्ड्स वो आसानी से सीख सके। उसका रीज़न कि आपके आसपास में जो भी चीज़ें अवेलेबल है उनसे रिलेटेड वर्ड्स अगर आपको आते हैं तो आप जनरली उनको देख के ही उनका रिकॉल कर लेंगे, तो आप उन वर्ड्स को कभी भूलेंगे नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये पहन रखा है, ये क्या है, टी शर्ट है ना, तो अगर हम बोले कि ये टी शर्ट है, टी शर्ट एक अंग्रेजी वर्ड है, तो आप ये टी शर्ट हमेशा कहीं ना कहीं देखते ही रहेंगे, तो आपके जैसे ही आप टी शर्ट देखेंगे आपके दिमाग में वर्ड आएगा टी शर्ट, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
वर्ड हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। राइटिंग स्किल शुड बी डेवलप्ड। राइटिंग स्किल्स जो है उसको डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेचुरल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो। और स्टेप वाइज अगर हम बात करें तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इन चारों पार्ट्स के ऊपर स्टेप वाइज ध्यान देना ज़रूरी है और सीक्वेंस वाइज देना ज़रूरी है, कि जिसमें आप लिसनिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं, फिर स्पीकिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं, फिर रीडिंग पे भी दे रहे हैं और फिर राइटिंग पे भी दे रहे हैं। तो इस तरह से आपके लिए वो पूरा का पूरा नेचुरल प्रोसेस अपनी मदर टंग को सीखने के जो है वो एक फॉरेन लैंग्वेज को सीखते टाइम में भी आ जाता है और आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रिंसिपल है। देखिए कि कोई भी चीज़ जिसको आप पढ़ते तो है लेकिन अपने आप से अगर कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो चीज़ें बड़ी अजीब सी हो जाती है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको चीज़ों को कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो हमारे पास पॉइंट है कि कोई भी चीज़ को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो है हमने पढ़ा है, उसको आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे फिर से मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा साथियों आपके सामने जी। 10th क्लास में 11th क्लास में जब साइंस बच्चे लेते हैं या 10th क्लास की साइंस होती है तो बहुत सारे साइंस के ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो बच्चा रटना शुरू कर देता है, क्योंकि अपनी लाइफ के साथ उसको लिंक नहीं कर पाता है बच्चा। वो एक थॉट्स और इमेजिनेशन में एक हाइपोथेसिस बना लेता है और उसको सही से कनेक्ट जब नहीं कर पाता है तो उसको चीज़ें समझ में नहीं आती है। और जब उसको समझ में नहीं आती है तो साइंस से बहुत सारे लोगों का मन उठ जाता है। ऐसा नहीं कि वो लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, इंटेलिजेंट तो होते हैं, लेकिन वो लिंक नहीं कर पाते अपनी लाइफ के साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ों को। और जब लिंक नहीं कर पाते हैं तो वो बहुत ही बल्कि खराब रिजल्ट निकल के आता है और वो एक एज ए लर्नर एक और एज ए टीचर भी आप मैं बोलूँगा कि वो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस हो जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग शुड नॉट बी कट ऑफ फ्रॉम लाइफ। ऐसे नहीं कि आप लैंग्वेज को रटाते जा रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज तो हमारी लाइफ से रिलेटेड है। क्योंकि लैंग्वेज एक्चुअली में है क्या, अपने विचारों को प्रस्तुत करना। उस विचारों में चीज़ें, बहुत सारे वर्ड्स निकल के आ सकते हैं या चीज़ों को डिनोट करने के लिए, तो उसको लाइफ से जोड़ना, जोड़े बिना जो है लैंग्वेज का सीखना मेरे को लगता है किसी भी तरह से ठीक नहीं है। इट शुड बी ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक्चुअल लाइफ एंड कनेक्टेड विद द वे ऑफ इट्स लिविंग। यानी वो हमारे लाइफ का पार्ट होना चाहिए। ऑब्वियसली जहाँ पे भी आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स को देखिए, समझिए। फिर हमारे पास है कि देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द वोकेबलरी यूज्ड बाय द पीपल्स इन द स्कूल एंड आउटसाइड द स्कूल। ऑब्वियसली आप देखेंगे कि जो भाषा हम यूज करते हैं, जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, चाहे वो मदर टंग के हो चाहे वो एक फॉरेन लैंग्वेज के हो, वो जनरली स्कूल के अंदर, स्कूल से बाहर हम जनरली सेम वर्ड्स ही यूज करते हैं। सेम वर्ड्स यानी हमारी भाषा जो है वो नॉर्मली है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे शब्द अगर हम क्लासरूम में सिखाएं जो क्लासरूम के बाहर भी यूज होते हैं, क्लासरूम के अंदर भी होते हैं, तो ऑब्वियसली वो हर जगह वो हैबिट फॉर्मेशन वाला भी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं बना रहेगा और वो आपकी लाइफ के साथ चीज़ें कनेक्ट भी होगी। और जब कनेक्ट होगी तो चीज़ें आपके लिए क्या बनेगी, आसान बनेगी। इंग्लिश स्पीकिंग इज स्टेटस सिंबल। जो इंग्लिश में बातचीत करना जो है वो एक स्टेटस सिंबल है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विचार, नो डाउट। फिर आप उतनी इम्पॉर्टेंट, जब विचार सबसे पहले है, हालांकि विचार उतने इम्पॉर्टेंट है जितनी लैंग्वेज है, लेकिन तो भी सबसे प्राइमरी चीज़ पे विचार है। क्योंकि विचारों को सुदृढ़ करना, विचारों को शानदार बनाना, ये हमारी पहली सोच है, पहला मकसद है। भाषा सीखी जा सकती है, वो इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन तो भी आप देखेंगे कि लोग अंग्रेजी बोलें तो उनको जल्दी से जो है स्टेटस सिंबल वाला कॉन्सेप्ट के दे दिया जाता है। इट क्रिएट्स इंस्पिरेशन अमंग द स्टूडेंट्स एंड दे फ्रीक्वेंटली यूज इट इन देयर लाइफ सिचुएशन। भाई स्टेटस सिंबल हो जाता है तो क्यों नहीं इसका यूज किया जाए। तो आपने देखा बहुत सारे लोग जो है कहीं जाते हैं, अंग्रेजी में बातचीत अपना वार्तालाप करते हैं तो बड़ा ही स्टेटस सिंबल सा माना जाता है। तो ठीक है, हमें असलियत तो पता है कि विचार पहले है, वो लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज ही है, लेकिन क्यों ना हम जब अंग्रेजी सीखे ही है तो उसमें जो चारों एस्पेक्ट्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, उसमें स्पीकिंग सारे पार्ट्स पे ध्यान दें और उसमें स्पीकिंग को भी पीछे ना छोड़ें।
और स्पीकिंग अगर आपको अच्छी करनी है, स्पोकन लैंग्वेज जो है या स्पोकन इंग्लिश आपको बेहतर करनी है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर आपको जो है छोटे छोटे पार्ट्स दिमाग में रखने पड़ेंगे, जैसे आपका प्रोनाउंसिएशन हो गया, जैसे हमारी एक्सेंट यानी लहजा हो गया बोलने का। तो वो सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिस के साथ ही आ सकती है। इसीलिए अभी बात की थी हमने कि हमें उसके लिए लाउड रीडिंग पे भी ध्यान रखना है ना। तो ये हमारे पास जो है, जब तक आप लाइफ के साथ नहीं जोड़ेंगे एक्सक्यूज मी कॉन्सेप्ट्स को या जो भी नई लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि उसको ना तो अच्छी तरीके से सीखा जा सकता है, और आप रटने की भी कोशिश कर लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, नहीं कुछ प्रोडक्टिव निकल के नहीं आएगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रिंसिपल था जो बहुत ही आसान है, बहुत ही कॉमन सेंस वाला है कि अपनी लाइफ के साथ लिंक जरूर करना पड़ेगा उस लैंग्वेज को। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। पीपल में लर्न सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज फॉर डिफरेंट पर्पस, यानी बहुत सारे लोग जो अपनी मदर टंग के अलावा जो सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज सीखते हैं वो अलग अलग पर्पस के हिसाब से होती है। जैसे वो कमर्शियल भी हो सकती है, सोशल, साइंटिफिक, एकेडमिक या एटसेट्रा, यानी वो कोई भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई इंसान को जो है ऐसा लगता है कि मेरे आसपास बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस है और यहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश टूरिस्ट आते हैं, या और उसको कमाई करनी है, कमर्शियल पर्पस से देखना है, तो वो मदर टंग के अलावा इंग्लिश सीख रहा है इंसान। या किसी जगह लगता है कि बहुत सारे फ्रांस के लोग घूमने के लिए आते हैं, तो उसने जो है बहुत सारे लोग जो है वो सीखते हैं, फ्रेंच भाषा सीखते हैं सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे या थर्ड लैंग्वेज के तौर पे, है ना। जैसे बहुत सारे लोग मारवाड़ी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, तो मारवाड़ी और हिंदी तो हो ही गया, फिर तीसरी लैंग्वेज हमारे पास जो है कहीं न कहीं इंग्लिश हो गई। या बहुत से लोग हिंदी और संस्कृत जानते हैं लेकिन एज ए थर्ड लैंग्वेज वो इंग्लिश सीखते हैं, एज ए सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश सीखते हैं, थर्ड लैंग्वेज संस्कृत सीख लेते हैं, जो भी है। लेकिन जो भी सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज जो सीखने का मेन पर्पस होता है, उसमें से जनरली कोई ना कोई कमर्शियल पर्पस होता है, सोशल पर्पस भी होता है। जैसे किसी को जो है अलग अलग लोगों से बातचीत करनी है, लेकिन वो दूसरे लोग जो है उनको वो भाषा नहीं आती है जो उसकी मदर टंग है, उनकी कोई और भाषा है, तो वो सीख लेते हैं। साइंटिफिक रिसर्च भी हो सकती है, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपको दुनिया के अलग अलग जगह से कोलैबोरेशन करने पड़ते हैं, उनकी भाषाएं अलग होती है, तो उसलिए भी बहुत सारे लोग सीखते हैं। एकेडमी के हिसाब से भी सीख सकते हैं, एकेडमिक जर्नल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है छपती है, ज्ञान का आदान प्रदान होता है, तो उसमें भाषा एक लिंक की तरह काम करती है, बहुत ही अच्छा। इफ द पर्पस इज डिसाइडेड इन द बिगिनिंग इट बिकम्स ईजियर टू डिजाइन अ कोर्स सूटेबल फॉर दैट पर्पस। अब कोई भी इंसान जो है अगर उसको नई भाषा सीखनी है, एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, जैसे सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज आप बोल दीजिए, तो उसका पर्पस क्या है वो अगर पहले से ही क्लियर है तो उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे काम चलाओ सीखनी है, तो आपने देखा होगा कि बहुत ही बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा समय चला था, रैपिडेक्स इंग्लिश के कोर्सेज आते थे, तो वो एक काम चलाओ भाषा सिखाने के लिए कि नॉर्मल बातचीत के लिए आप कुछ बेसिक सेंटेंसेस को सीख सकें, उसके लिए उसको जो है डिज़ाइन किया गया था। अगर आपको कमर्शियल के हिसाब से सीखनी है तो आपको जो है सिखाया जा सकता है, आपको जो है कोई भी पर्पस, तो उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है जिससे चीज़ें आपके लिए आसान हो सकती है, इंटरेस्टिंग हो सकती है नो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज सीख रहे हैं, स्पेशली अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो आपका पर्पस क्या है। अगर आपका पर्पस सिर्फ मार्क्स लाना है तो मेरे को लगता है कि वो एक गलत पर्पस हो जाएगा, वो आप फ्यूचर में किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। फिर हमारे पास है कि बट इन इंडिया पासिंग द एग्जामिनेशंस विद गुड मार्क्स इज द मेन पर्पस ऑफ टीचर एज वेल एज स्टूडेंट, बट इन दिस प्रोसेस many basic components are left and half knowledge is provided, so purpose should be decided at early stage। नहीं, मार्क्स ही पर्पस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहता है तो बहुत सारे बेसिक कंपोनेंट्स हम खो देते हैं, और जब बहुत सारे बेसिक कंपोनेंट्स को हम खो देते हैं तो हमारे लिए चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो जाती है, बहुत ही खराब हो सकती है। एज ए लैंग्वेज की अगर हम बात कर लें, लैंग्वेज लर्निंग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको आप दिमाग में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है। तो देखिए, ये हमारे पास था प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, और विदाउट पर्पस हमें किसी भी काम का करना जो है बहुत ही, आप समझ सकते हैं, बहुत ही मतलब कि रैम्बलिंग वाला कॉन्सेप्ट या बिना किस भटकने वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है, जहाँ पर एक मंजिल तक पहुँचना
नामुमकिन सा नजर आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। और नेक्स्ट हमारे पास है मिमिक्री एज द की टू लैंग्वेज लर्निंग। अब मिमिक्री जो है वो लैंग्वेज लर्निंग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो कहीं के प्ले करता है। किस तरह से? जिस तरह पीपल हु मिमिक इजीली हैव अ ग्रेट एडवांटेज इन लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज, यानी किसी भी चीज की जो नकल करना है, मिमिक्री में स्पेशली बोलने में जो नकल करना है। आपने देखा बहुत सारे लोग अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करते हैं या शत्रुघ्न सिन्हा की एक्टिंग करते हैं, सनी देओल की एक्टिंग करते हैं, जो वो मिमिक्री करते हैं बोलने में उसी तरह से। तो वो हमारे पास जो है फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत सारे लोग आसानी से सीख जाते हैं। उसका रीज़न हमारे पास है कि आप देखिए बहुत सारी अंग्रेजी मूवीज़ होती है ना, बहुत सारी अंग्रेजी मूवीज़ देखते तो वो जो एक्टर है या वो जो कैरेक्टर्स है, जो पात्र उसमें बोल रहे हैं, उनको देखते देखते वैसे का वैसा प्रोनाउंस करने की कोशिश करना, तो वो प्रोनाउंसिएशन उससे सुधरता है। उसी लहजे में बोलना तो उससे एक्सेंट कहीं कहीं सुधरती है हमारी, है ना। तो स्पोकन वाला पार्ट स्ट्रांग होता है मिमिक्री से। Is the key to learn a foreign language. It means notice carefully such as the position of lips, the quality of sound, the speed of utterance. यानी देखिए जब आप मिमिक्री करेंगे तो ऑब्वियसली जो है आप जो भी कैरेक्टर या जिस भी पात्र की मिमिक्री कर रहे हैं उनका लिप्स का मूवमेंट कैसा है उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। उनकी साउंड की क्वालिटी किस तरह से आ रही है उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। आप जो बोलने की जो स्पीड है वो क्या है उसको आप करेंगे। द इंटोनेशन ऑफ द वॉइस का इंटोनेशन कैसा है, कब वॉइस नीचे जा रही है, कब वॉइस ऊपर जा रही है। द स्विंग ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के अंदर जो है स्विंग किस तरह से, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक तो आपने बोला हाउ आर यू, एक ने बोला हाउ आर यू, तो आप देख सकते हैं ये एक स्विंग है हमारे पास के इनके सेंटेंस के अंदर। वहीं पे हमारे पास है इवन द कैरेक्टरिस्टिक्स जेस्चर्स। आप देखिए कोई भी भाषा की अगर हम बात करते हैं ना साथियों, तो भाषा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है बहुत इन सारी चीज़ों के साथ, यानी इंटोनेशन के साथ, साउंड जो आ रही है, सेंटेंस के अंदर जो स्विंग है वो भी, ऑब्वियसली आपका प्रोनाउंसिएशन जो है, आपकी एक्सेंट जो है, इसके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेस्चर नहीं हाव भाव। आपने देखा एक ही वर्ड है अलग अलग जगह अलग अलग जेस्चर से बोला जाए तो उसकी मीनिंग भी चेंज हो सकता है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने आपसे कोई बात बोली, आप ध्यान से सुना ही नहीं दिया, आपने बोला क्या है, तो क्या आपने बोला तो सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि मतलब कि वापस से बतानी है। अब एक ऐसी चीज जो आपने सुनी है और आपको सरप्राइज हो रही है, आपने बोला क्या बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक ही वर्ड है क्या, लेकिन उसको अलग अलग हाव भाव से बोला जा रहा है तो उसकी मीनिंग अलग अलग होते हैं और भाषा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। इसलिए जो बहुत सारे लोग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू जो है अंग्रेजी सीखते हैं बड़े लेवल पे हमेशा के लिए, वो आप देखेंगे कि चाहे वो ट्रांसलेशन में तो अच्छे हो जाते हैं लेकिन स्पोकन वाले पार्ट में अच्छे नहीं हो पाते। या जो लोग स्पोकन में सिर्फ रीडिंग कर करके काम चलाते हैं तो वो रीडिंग और स्पोकन में बेहतर तो हो जाते हैं, लेकिन वो जो हाव भाव है, जो हर भाषा के एक लहजा होता है उसको डिसाइड करता है, वो जो जेस्चर होता है उसको डिसाइड करता है, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है साथियों। इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है कि जैसी भाषा है उसके जेस्चर्स भी उस तरह से होने चाहिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पास। एंड मिमिक्री इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग द आर्टिकुलेशन ऑफ फॉरेन वर्ड्स। यानी मिमिक्री जो है बहुत ही बेहतर होती है जब आप फॉरेन वर्ड्स जो होते हैं उनको आप बोलना शुरुआत करते हैं, आप उनको बोलने की कोशिश करते हैं या आप उनको जब बोलते हैं, क्योंकि आपको वो लहजा समझ में आता है, आपको वो टोन समझ में आती है, तो कुछ सेंटेंसेस की टोन आपको समझ में आ जाती है तो आप बाकी सेंटेंसेस भी बोलते समय उस तरह से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, एक तो हम अंग्रेजी नॉर्मली बोल रहे हैं, है ना। एक जो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्रिकेट कमेंट्री करते हैं और उसकी मिमिक्री करते हैं, है ना। क्रिकेट की कमेंट्री जो होती है उसकी मिमिक्री होती है। तो बहुत सारे लोग जो अंग्रेजी ज़्यादा नहीं जानते हैं लेकिन वो स्टार्टिंग में उस क्रिकेट की कमेंट्री की जो है वो मिमिक्री करना शुरू करते हैं और उसकी जब मिमिक्री करना शुरू करते हैं तो वो धीरे धीरे वो लहजा उनके अंदर आता है। अगर वो लंबी प्रैक्टिस करे तो वो एक्सेंट उनके अंदर ज़रूर आ सकती है और उनको अंग्रेजी आसान भी लग सकती है हमारे पास। तो मिमिक्री के तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एस्पेक्ट्स है, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। पहला है एक्यूट एंड कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन।
छोटी छोटी चीज़ों का और लगातार ऑब्जर्वेशन करते रहना, किस तरह के लिप मूवमेंट्स है, किस तरह का टोन आ रहा है, किस तरह का हमारे पास सेंटेंस के अंदर स्विंग आ रहा है, हमारे पास जो है किस तरह से आप कह सकते हैं कि जेस्चर्स आ रहे हैं, किस तरह के हाव भाव निकल के हमारे पास आ रहे हैं, स्पीड क्या है बोलने की, साउंड की क्वालिटी क्या है, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का और बहुत बड़े लेवल पे जो है, कांस्टेंट लेवल पे जो है लगातार ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि उसी से हम उस चीज़ को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। इंडल्ज वन सेल्फ इनटू इट, यानी एक इंसान अपने आप को इंडल्ज करे, पूरी तरह से उसके अंदर घुस जाए, सतही तौर पे, सुपरफिशियल तौर पे चीज़ों को नहीं सीखा जा सकता, उसके अंदर पूरा घुसना पड़ेगा, अपनी शर्म वरम भी छोड़नी पड़ेगी। बहुत सारे लोग क्रिकेट की कमेंट्री जैसी चीज़ें करना तो चाहते हैं अपने आसपास के लोगों के बीच, लेकिन वो शर्माते हैं, उस शर्म को कहीं ना कहीं जो है हटाना पड़ेगा। एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा हिंड्रेंस के तौर पे वो बन जाती है, बहुत ही बड़ा ऑब्स्टेकल, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा बाधा बन जाती है ये, अगर चीज़ें जो है एक्सप्लोर नहीं की जाए, उसके अंदर अगर इंडल्ज नहीं हुआ जाए। और तीसरा है कंटिन्यूअल प्रैक्टिस, यानी जो हमारे पास लगातार थोड़े छोटे समय बाद में जो है प्रैक्टिस होते रहना चाहिए, उससे जो है आप अच्छे से मिमिक्री भी कर पाएंगे। और इंटरेस्टिंगली देखिए आप कि ऐसी चीज़ें आपको इंडल्ज भी करती है आपको। इस जो पहले हमारी बात चली थी प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन की, जब बात चल रही थी कि भाई किस तरह से जो है एक थोड़ी टफ लैंग्वेज है या फिर फॉरेन लैंग्वेज को सीखना इतना आसान नहीं है, तो आप टाइम टू टाइम अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं, अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहते हैं। उसी तरह से जो है इसमें भी मिमिक्री एक ऐसा पोर्शन होता है जो उसको इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव बनाए रखता है, एक मोटिवेशन भी पैदा करता है, इंटरेस्ट भी पैदा करता है, और उससे जो है हमारे लिए चीज़ें हो जाती है बहुत ही ज़्यादा आसान। ये आसान बनाने का तरीका है। तो साथियों, ये हमारे पास था प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग का लास्ट कॉन्सेप्ट, जिसके हमने देखा कि हमारे पास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है निकल के आती है, और वो हमारे पास मिमिक्री है। सो यहाँ पर जो है मैं चाहूँगा कि एक बार हम टोटल जो 12 प्रिंसिपल्स हमारे पास है उनके बारे में हल्के से एक बार बात करते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। इसको रटना नहीं है साथियों, अपने आप से रिलेट करके देखना है कि अपने आप से रिलेट कैसे करेंगे। कोई भी चीज़ की हैबिट जब तक नहीं होगी उसमें आप कभी भी पारंगत नहीं हो सकते, सिंपल सा लॉजिक है। फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, यानी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली वो आप उसको बेहतर नहीं करेंगे, तो इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट। फिर हमारे पास एक कंक्रीटनेस होनी चाहिए, यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ जिनको आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला है कि एक ऐसी चीज़ होती है जो प्लास्टिक की बनी हुई होती है, उसके अंदर पानी पी सकते हैं, पानी भर सकते हैं, तो आपके दिमाग में ग्लास भी आ सकती है, बोतल भी आ सकती है ना। लेकिन मैं तो बोलूँ कि देखिए ये है हमारे पास, इसके अंदर ऐसे पानी भर सकते हैं, पानी पी भी सकते हैं, पौधों को भी डाल सकते हैं, इसको बोतल कहते हैं। तो इसको बोतल कहते हैं, तो ये चीज़ कॉन्क्रीट है, आपके सामने है। अगर आप क्लासरूम में है तो बच्चों को दे सकते हैं, देखो ये होती है बोतल, तो बच्चे के दिमाग में हमेशा वो चीज़ क्लियर रहेगी। अगर आप पहले से इस चीज़ को ना बताएं और उससे पहले ही जो है आप समझाने की कोशिश करें एब्स्ट्रैक्ट तौर पे, विचार के तौर पे, फिजिकली कोई चीज़ नहीं है सामने, तो उसके लिए बच्चे को ग्रैस्प करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर एक्यूरेसी और करेक्टनेस होनी चाहिए। बिल्कुल हमारे पास जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर एक्यूरेसी से, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे हमारे पास लैंग्वेज से जुड़ा हुआ कोई भी पोर्शन हो, चाहे स्पेलिंग हो, वो सारी की सारी एक्यूरेट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। फिर हमारे पास है ग्रेडेशन और सिलेक्शन होना चाहिए, स्टडी मटेरियल प्रॉपर ग्रुपिंग होनी चाहिए, सीक्वेंसिंग हमारे पास होनी चाहिए, कहीं कि हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी पार्ट्स को दिमाग में रखना ज़रूरी है, जो बच्चे की लर्निंग प्रोसेस को, लर्निंग एबिलिटी को, हमारी टीचिंग एबिलिटी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करती है। मोटिवेशन की बात की मैंने कहा मोटिवेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है लर्निंग का, उसके बिना काम नहीं चल सकता। आप समय समय पर मोटिवेट करते रहें, अलग अलग तरह के गेम्स के थ्रू कर सकते हैं, पिक्चर्स के थ्रू कर सकते हैं, कनेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। प्रपोर्शन जो है वो होना सही है कि हमारे पास लैंग्वेज के जो 4 बेसिक कंपोनेंट्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इन चारों का प्रपोर्शन बराबर होना चाहिए। सभी पे बराबर भार या सभी पे बराबर ध्यान दिया जाना चाहिए।
एक भी पोर्शन को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारे पास है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस, जिस तरह से एक बच्चा नेचुरली अपनी मदर टंग सीखता है, उसी तरह से जो है आप कह सकते हैं कि जो नई लैंग्वेज सीखने का जो या एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने का जो तरीका होता है, उसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग चारों पर नेचुरल प्रोसेस में जो ध्यान दिया जाता है वो भी दिया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ, ऑब्वियसली हमारे पास लाइफ से लिंक करना ज़रूरी है। लैंग्वेज जो भी आप सीख रहे हैं उससे चीज़ें आसान रहती है। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, आप किसी सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज को, या स्पेशली अगर हम इंग्लिश की बात करें जो आपकी मदर टंग नहीं है, उसको अगर आप सीख रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, उस पर्पस के बारे में बात होनी ज़रूरी है, ताकि उस पूरे आप कह सकते हैं पूरे लर्निंग प्रोसेस को एक सेट तरीके से बच्चे के सामने रखा जाए, उसका पर्पस है उसके हिसाब से ही रखा जाए, यू नो। जैसे अगर आप कोई इंसान सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए इंग्लिश सीख रहा है तो उसका जो है अलग तरीके से जो है डिज़ाइन किया जा सकता है कोर्स। किसी को से स्पोकन के हिसाब से चाहिए तो उसका अलग से कोर्स डिज़ाइन किया जा सकता है। फिर है लास्ट पॉइंट मिमिक्री वाला पोर्शन, जिसके बारे में हमने बात की कि अगर आप मिमिक्री कर पाते हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारी ऐसी अंग्रेजी फिल्में देखें, मैं तो चाहूँगा कि ब्रिटिश फिल्में देखें जैसे जेम्स बॉन्ड वाली और उसमें जो सही से अंग्रेजी यूज़ हो रखी है तो उनके डायलॉग्स कहीं न कहीं आप ऑब्ज़र्व करें, बहुत ही आसानी से, बहुत ही गूढ़ तरीके से ऑब्ज़र्व करें। उसके अंदर सेंटेंस का स्विंग क्या है, इंटोनेशन क्या है, स्पीड क्या है, साउंड की क्वालिटी कैसी है, बोलने की स्पीड क्या है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें, उसको मिमिक करें, उसके अंदर पूरे इंडल्ज हो जाए आप, और उसकी प्रैक्टिस भी करते रहे ताकि आपका स्पीच पे भी बहुत ही अच्छा काम होगा। तो ये हमारे पास साथियों थे कुछ प्रिंसिपल्स इंग्लिश टीचिंग के। इसके अलावा इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जिनको अगले वीडियो में हम ज़रूर देखेंगे। Thanks for watching this video. Have a great time. Take care.